आज हमने टॉपिक लिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमने टॉपिक लिया है सिविक्स का ये टॉपिक है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से ये टॉपिक लिया है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है। तो शी इज़ द फर्स्ट एवर ट्राइबल और सेकंड एवर वुमन प्रेसिडेंट है। तो इसके पहले जो प्रतिभा पाटिल जी थी, तो वो प्रेसिडेंट थी, वुमन प्रेसिडेंट थी। लेकिन अगर ट्राइबल कम्युनिटी से बात करें तो शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट कह सकते हैं, मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करने वाली। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी है। तो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये सारी लिस्ट है। तो सबसे जो पहले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे एंड द्रौपदी मुर्मू जी जो है, तो उनके पहले रामनाथ कोविंद जी जी थे। तो ही वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी है, तो 2022 से शी इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके पहले ये जो फ़ोटोज़ है, तो ये सारे फ़ोटोज़ है कि जो अर्लियर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, तो उनकी लिस्ट है ये उनके नाम है। तो ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है और ये प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, तो ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको मिलता है जभी भी वो प्रेसिडेंट रहते हैं तब। तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है और ये हमारी करंट प्रेसिडेंट है। अ, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रियल हेड होता है, तो रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी परमानेंट जो मेंबर होता है, जो कंटिन्यूअसली रहता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, बट हम इंश्योर करते हैं कि इंडिया के पास जो प्रेसिडेंट है वो हो। तो ये सारी जो इंडिया को टोटली एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो या लेजिस्लेचर ब्रांच हो या जुडिशरी ब्रांच हो, तो जुडिशरी जो लेजिस्लेचर ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, तो उसका हेड जो है, तो नॉमिनल हेड जो है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और जुडिशरी का जो हेड होता है, वो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाँ, बट इंडिया में अगर बात करें तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो प्रेसिडेंट जो है, तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट फ़ॉर्म करते हैं। तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हम ऐसे भी कह सकते हैं। ही प्ले द रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तो कौन-सा भी बिल क्या नहीं बन सकता है, तो लॉ नहीं बन सकता है या एक्ट नहीं बन सकता है। तो राइट क्या है, तो ही इज़ हैविंग अ राइट टू समन एंड डिसॉल्व लोकसभा। तो लोकसभा बुलाने का, डिसॉल्व करने का, तो इवन जो भी सेशंस है राज्यसभा के, तो उसको समन करना या उनको एडजर्न करना, तो ये भी राइट प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिनको हम हेड ऑफ स्टेट ऐसे भी कहते हैं। तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडिया में जितने भी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है, तो उसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी इंडिया में की जाती है, तो वो सारी ली जाती है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इवन अगर हम फॉरेन कंट्री से भी कोई भी अगर डील कर रहे हैं, तो वो सारे डील जो होते हैं, इट इज़ टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्रोविज़न की बात करें, तो आर्टिकल 52 से 62 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, पावर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में, उनका इम्पीचमेंट यानी रिमूवल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 से 62 में अबाउट प्रेसिडेंट। तो ही इज़ अ नॉमिनल हेड, तो प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड या टाइटुलर हेड, टाइटल के लिए हेड है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव जो भी पावर होती है, इट रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि एग्जैक्टली जो रियली पावर होती है प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में ही होती है। तो प्रेसिडेंट जो होता है, ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि अगर पूरी इंडिया में अगर कोई भी अगर नई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो रही है या प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूवल दिया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है या गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये पास किया है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो ये वही एग्ज़ैक्टली पूरी गवर्नमेंट चलाते हैं। तो पार्लियामेंट जो है, तो प्रेसिडेंट और उसके इलेक्शन के बारे में बात करें, तो अ, जो इलेक्शन है उनके, वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर्स बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि इस इनके इलेक्शन में राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, तो वो लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो इलेक्शन यूजेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि हर जो मेंबर है, तो उसको एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। एंड इलेक्शन जो भी एडमिनिस्टर होता है प्रेसिडेंट का, वो एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्वालिफिकेशन, अगर प्रेसिडेंट किसी को बनना है, तो ही हैज़ टू बी इंडियन सिटीज़न
उसकी उम्र मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए उस पर्सन इंडियन सिटीजन की। एंड वो ही दैट पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर द लोकसभा मेंबरशिप, यानी कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। एंड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस अनलेस एंड अंटिल exempted by the parliament or law, so they cannot hold any office of profit in government। तो एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अदर कोई क्वालिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब की गई है, या पार्लियामेंट में अगर कोई अदर पार्लियामेंट जो है उसने अगर कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन दी है, तो उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करना होगा। तो प्रेसिडेंट जो है तो उनकी क्या पावर एंड फंक्शन होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करते हैं तो वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिशियल को। जैसे प्राइमरीली वो ही कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर हो या अदर कोई मिनिस्टर्स हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, अटॉर्नी जनरल हो, देन गवर्नर ऑफ स्टेट हो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो, तो ये सारी जो प्राइम जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट्स ही करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन ली जाती है इंडिया में या इंडिया के बाहर, वो सारे लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ फॉर्मली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरी जो होता है, यानी कि यूनियन टेरिटोरीज की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडियन यूनियन टेरिटोरीज को एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। एंड कमांडर इन चीफ, तो ही द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव की अगर बात करें तो समन एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को बुलाना, उनका मीटिंग अरेंज करना, या वो जो है उसको एडजर्न करना या प्रोरोग करना, या लोकसभा को डिसॉल्व करना। तो ये सारे जो पावर्स है तो वो प्रेसिडेंट के पास होती है। यानी कि पार्लियामेंट विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं, दे कैन नॉट हैव अ मीटिंग। वीटो पावर, यानी कि जो भी बिल पास किए गए हैं पार्लियामेंट में वो लॉ तभी बन सकता है जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर अप्रूवल ना दे, जिसको एसेंट कह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट बिल को पास भी कर सकते हैं, या विथ होल्ड कर सकते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए वो वापिस दे सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, जिसको हम वीटो पावर कह सकते हैं। तो जो भी एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल, यानी कि सिर्फ मनी बिल ही अकेला एक ऐसा बिल है कि जिसके ऊपर वो वीटो नहीं दे सकते हैं। एक्सेप्ट मनी बिल, सारे बिल जो भी है तो जो प्रेसिडेंट जी हुए तो वो दे कैन पास द बिल, दे कैन विथहोल्ड द बिल और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, और इन एक्सट्रीम केसेस हम ऐसे कह सकते हैं वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिल, जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। तो पावर ऑफ फंक्शन में अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। मान लीजिए पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है और कोई नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी कुछ पर्टिकुलर लेवल में हो गई है, तो इन दैट केस इन द नेशनल इंटरेस्ट दे कैन इश्यू द ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस आर नथिंग आर इक्विवेलेंट टू एज गुड एज लॉ ओनली, या एक्ट ओनली, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसे ही सेशन में आ जाती है, विद इन 6 वीक ऑफ इट्स असेंबली, जैसे वो उनका सेशन चालू हो जाता है, विद इन 6 वीक क्या है कि जो भी ऑर्डिनेंस पास किया गया है, तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, तभी जाके वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। तो एड्रेस पार्लियामेंट, यानी कि जो भी बोथ हाउसेस जो है, अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद अगर कोई लोकसभा में पार्टी चुन के आती है, तो जो उनका पहला सेशन होता है, तो पहला सेशन को बुलाने का और उनको एड्रेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो वो प्रेसिडेंट जी की होती है। एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड जभी भी फर्स्ट सेशन होता है, एवरी ईयर क्या होता है, एवरी ईयर जभी भी फर्स्ट सेशन चालू हो जाता है पार्लियामेंट का, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसमें भी एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल पावर में वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए पार्डन में मान लीजिए किसी को कुछ सेंटेंस दिया गया है बाय किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने, वो डेथ सेंटेंस हो सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो वहाँ पार्डन करना, यानी कि कंप्लीटली माफ कर देना उनकी जो भी पनिशमेंट है वो, रिप्राइव यानी कि थोड़ी कम करना, रेमिशन यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, हमें बहुत हार्ड रहेगी पनिशमेंट तो थोड़ा सा कम हार्ड करना। और जो भी फेडरल ऑफेंसेस है, यानी यानी इंडिया में या सिटीजन लेवल पे जो भी होते हैं, कॉमन सिटीजन, कॉमन मैन, तो वहाँ वो ऑफेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, दे कैन ग्रांट द पार्डन। लेकिन अगर कोर्ट मार्शल केसेस है, यानी आर्म रिलेटेड फोर्सेस है, और वहाँ से अगर कोई केस में अगर मान लीजिए सेंटेंस हुआ है, तो उसको भी पार्डन, रिप्रीव या रिमिशन करने का अथॉरिटी जो होती है वो
प्रेसिडेंट जी के पास होती है। तो सीक लीगल एडवाइस, अगर मान लीजिए उनके पास काम करते वक़्त ऐसा कुछ लीगल इश्यू आ गया या कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ गया, तो दे कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आल्सो इन द क्वेश्चन ऑफ एनी लॉ। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस दे, तो ये बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट जी के ऊपर कि वो उनकी जो भी एडवाइस है वो माने। तो वो मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। हाँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस माँग सकते हैं एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को भी कंपल्सरी एडवाइस देना है, सुप्रीम कोर्ट आल्सो कैन गिव द एडवाइस और कैन नॉट गिव द एडवाइस, बट वो माँग सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन आस्क द लीगल ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें, तो जो भी मनी बिल होते हैं, तो मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में तभी विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आ ही नहीं सकते। तो यानी कि पहले रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, तभी जाके आप लोकसभा में वो बिल प्रेज़ेंट कर सकते हैं एंड कॉजेस टू बी लेड, यानी कि जो भी एनुअल बजट है, तो एनुअल बजट जो भी है यूनियन बजट जो है या फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मान लीजिए कंट्री का, तो वो पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट करने से पहले, तो वो दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मीन दैट इज़ दैट हैज़ टू बी रिकमेंडेड एंड दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी डन विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी को भी कुछ भी पैसा चाहिए या कोई भी खर्चा करना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन होना चाहिए उसके लिए। कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी, यानी प्रेसिडेंट जी जो है, अगर कंटीजेंसी अगर फंड है, तो वहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को अगर अर्जेंटली अगर पैसा देना है या मदद करना है इन केस ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, तो उस केस में क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी जो है, तो ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड। तो कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जो भी पैसा आता है इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो भी है, तो वो सारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। तो फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट जी ही करते हैं। तो इमरजेंसी पावर क्या है प्रेसिडेंट जी के पास? तो नेशनल इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकते हैं एज़ पर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी कंट्री के साथ या किसी कंट्री के साथ डिक्लेयर वॉर करना है ड्यू टू या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी करना है, तो ये नेशनल इमरजेंसी जो है, तो ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर। प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में या स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो दैट कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स। मान लीजिए जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन और स्टेट। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो एज़ पर आर्टिकल 356 है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 3 अकॉर्डिंग टू 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कंडीशन इंडिया की बहुत खराब है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन अभी तक जो है, तो इंडिया में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो मिलिट्री पावर की अगर बात करें, तो ही इज द सुप्रीम कमांडर, ही और शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो वो प्रेसिडेंट जी जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स जो भी है, वो ऑफिसर्स को कैन डिक्लेयर अ वॉर, यानी कि वॉर डिक्लेयर करना या पीस को डिक्लेयर करना या कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जब भी उनको डिक्लेयर करना है वॉर है या पीस डिक्लेयर करना है, तो ये क्या है कि दैट एडवाइस हैज़ टू कम फ्रॉम द पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट जी को रिमूवल करने की क्या प्रोसेस है? तो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है जो पार्लियामेंट कंडक्ट करता है। आर्टिकल 61 में लिखा गया है अबाउट द रिमूवल। तो अगर प्रेसिडेंट जी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उनके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। उसको इम्पीचमेंट ऐसे कहते हैं। तो चार्जेस अगर लोकसभा में रेज़ किए जा सकते हैं या अदरवाइज़ राज्यसभा में रेज़ किए जा सकते हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मस्ट बी साइन्ड बाय द एटलीस्ट 1/4 ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर, यानी कि शुरुआत में जो है 1/4 ऑफ द हाउस मेंबर शुड साइन दैट इनिशिएशन।
एंड ये जो मोशन है दैट हैज़ टू बी साइन्ड बाय मिनिमम 25% ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो ये करने के बाद 14 दिन की जो नोटिस है वो भी प्रेसिडेंट जी को मिल जाती है कि हमने आपके खिलाफ ये एक्शन चालू की है फॉर रिमूवल। तो रेज़ोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बिफोर द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। यानी कि अगर मान लीजिए उस हाउस में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 में से अराउंड 67 लोग जो है, तो उन्होंने उसके लिए अप्रूवल देना चाहिए। अगर ये अप्रूवल होगा तभी जाके वो नेक्स्ट हाउस में जाके नेक्स्ट हाउस जो है तो उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस। तो यानी कि जो भी हाउस ने चार्जेस लगाए हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा तो जो दूसरा हाउस है, वो उसके उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास जो है तो पूरे हक है टू इट हैज़ हैविंग अ राइट टू अपीयर एंड बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा कुछ रिमूवल का प्रोसेस चालू होता है तो प्रेसिडेंट जी के पास उनका राइट भी रहता है टू अपीयर एंड टू गेट रिप्रेजेंटेड इन दैट इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन जो भी है रेज़ोल्यूशन की, ये जो इट शुड बी पास नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। यानी कि पहले जिसने चार्जेस लगाए उन्होंने भी 2/3 में अप्रूवल देना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिंग हाउस ने भी 2/3 मिनिमम अप्रूवल देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसमें पाया गया है कि प्रेसिडेंट जी दोषी है, तो इन दैट केस जैसे ही वो रेज़ोल्यूशन पास हो गया कि प्रेसिडेंट जी दोषी है, तो इमीडिएटली जो है तो उनका रिमूवल हो गया है, हम ऐसे कह सकते हैं। उस दिन से या उस वक़्त से उनका रिमूवल हो गया है एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम ऐसे कह सकते हैं। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.